साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आर ओ और पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। ये हमारा 9वां टेस्ट है। 8 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने वो टेस्ट नहीं देखा है तो चैनल पे देख लीजिए, ठीक है। आगामी परीक्षा जल्द ही होने वाली है, जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए आप तैयार रहिए और तैयारी को आप धार दीजिए क्योंकि अब समय कम है। रेगुलर टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे और साथ साथ सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारी निबंध की कक्षाएं भी चल रही हैं। निबंध बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी अच्छे अंक आएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, खासकर पीसीएस और आर ओ में, ठीक है। यूपीएससी का भी निबंध है, वो विकास सर ने जो पढ़ाया है वही है। और हमारी यूपीएससी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम अगले साल देने का प्लान बना रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा 9वां टेस्ट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को शुरू करेंगे। हम लोग जो है 30 से 35 प्रश्नों को शामिल करते हैं रेगुलर के टेस्ट में। 35 प्रश्न लगभग होते हैं हर टेस्ट में। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू किया जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का शीर्ष शहतूत रेशम उत्पादक है। शहतूत रेशम उत्पादक राज्य है तो भारत का सबसे शीर्ष जो है शहतूत राज्य कौन सा है, शहतूत रेशम उत्पादक, वो है कर्नाटक, ठीक है। अगर 3 शीर्ष राज्यों की बात करा जाए तो पहले नंबर पे हमारा कर्नाटक आता है, दूसरे नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे हमारा पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। अगर शीर्ष 3 राज्यों की बात की जाए तो पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये याद रखना है, हमारे ऐसे प्रश्न है। बाईलैंग्वेज है, एक तरफ हिंदी है एक तरफ इंग्लिश है। अगर जिसको हिंदी समझ में नहीं आ रही वो इंग्लिश देख सकता है, जिसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही वो हिंदी देख सकता है। हालांकि मैं जो है आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा, फिर भी अगर आप हिंदी में कंफर्ट नहीं है तो इंग्लिश भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे तो कई बार पूछा जाता है, लेकिन दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो कौन कौन सी फसलें हैं, बाजरा और जौ, ठीक है। बाजरा और जौ उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। बाजरे के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। भारत में जौ के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर कुल पूछ ले, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, तो कुल में जो है ये पहले नंबर पे है, ठीक है। भारत में तंबाकू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तीसरा है। कौन सा स्थान है, तीसरा। तंबाकू में तीसरा है, बाजरा और जौ में दूसरा स्थान है। ये याद रखिएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हमें ध्यान से करना है जिसमें लिखा हो सुमेलित नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर भी अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में नहीं है वाले प्रश्न ज़्यादा होते हैं विद्यार्थियों को उलझाने के लिए, ठीक है। तो नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार नहीं है पूछा है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। नारियल के उत्पादन में प्रथम भारत है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। नारियल के उत्पादन में प्रथम भारत है, बिल्कुल सही है, सही है। ज्वार के उत्पादन में प्रथम यूएसए है, बिल्कुल सही है। यूएसए जो है ज्वार के उत्पादन में प्रथम है। सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम ब्राज़ील है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में प्रथम वियतनाम नहीं है, बल्कि कौन है, थाईलैंड। कौन सा है, थाईलैंड। थाईलैंड जो है प्राकृतिक रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। बाकी नारियल के उत्पादन में प्रथम भारत, ज्वार के उत्पादन में प्रथम यूएसए, सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम ब्राज़ील है। याद रखिएगा, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें नवीनतम खनिज डेटा के अनुसार। जो नवीनतम खनिज डेटा है, सही विकल्प इसमें चुनना है। कौन सा सही है? भारत का शीर्ष क्रोमाइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है, बिल्कुल सही है। भारत का जो शीर्ष क्रोमाइट उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है, ठीक है। भारत का शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य वो भी उड़ीसा है, बिल्कुल। क्रोमाइट और बॉक्साइट में जो है प्रथम स्थान पे है। भारत का शीर्ष डोलोमाइट उत्पादक राज्य वो उड़ीसा नहीं है, बल्कि कौन है? आंध्र प्रदेश, AP, यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2, ठीक। प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिएगा, जिससे एग्ज़ाम में आप गलती न कर पाएँ, क्योंकि गलती करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प का चयन करना है। अच्छा, नवीनतम खनिज डेटा के अनुसार। तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारा गलत है। भारत विश्व का 15वां सबसे बड़ा मैग्नेसाइट उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है, ये सही है। भारत का 7वां सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है, ये भी सही है। भारत विश्व का 16वां सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट उत्पादक देश है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, यही हो जाएगा, मतलब गलत विकल्प इनमें से कोई नहीं है, बाकी मतलब सारे सही हैं, ठीक है। भारत विश्व का 15वां सबसे बड़ा मैग्नेसाइट उत्पादक देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है, और 16वां सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट उत्पादक देश है। ये याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी का है। नवीनतम जो है डेटा है, खनिज डेटा, उसके अनुसार। निम्नलिखित में से दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान, साउथर्न मोस्ट नेशनल पार्क का चयन करें। सबसे दक्षिणी पूछा है, तो सबसे दक्षिणी इसमें है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सबसे दक्षिणी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक में है। फिर उसके बाद आता है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में। फिर उसके बाद नंबर आता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है तमिलनाडु में, ठीक है। और फिर नंबर आता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का, ये कहाँ है? सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी जो है तमिलनाडु में भी है, ये भी तमिलनाडु में, ठीक। तो सबसे दक्षिणी हमारा कौन सा हो गया? कर्नाटक वाला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व काफ़ी चर्चा में रहता है, तो ये भी तमिलनाडु में है, सही है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में नहीं है, बल्कि कहाँ है? MP में, यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ है? MP में। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि MP में है, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट 5 राज्यों को 2012 में यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अधिसूचित किया गया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया था? ठीक है,
2012 की यूनेस्को सूची की बात कर रहा है ये, तो इसमें किसको शामिल नहीं किया गया था? आंध्र प्रदेश को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर विश्व धरोहर की सूची में अधिसूचित किया गया था। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, गुजरात को शामिल किया गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश को शामिल नहीं किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हाथी अभ्यारण्य ब्रह्मगिरी नीलगिरी पूर्व घाट भूदृश्य, ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट लैंडस्केप के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, किसके अंतर्गत नहीं आता है? ब्रह्मगिरी नीलगिरी पूर्वी घाट भूदृश्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें कौन नहीं आता है? इसमें नहीं आता है पेरियार हाथी रिजर्व। बाकी इसके अलावा कौन कौन आते हैं? वायनाड हाथी रिजर्व, नीलांबर हाथी रिजर्व, कोयम्बटूर हाथी रिजर्व। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किस समुद्री संरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का कानूनी दर्जा दिया गया? प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है ये प्रश्न। किस समुद्री संरक्षित क्षेत्र को कानूनी दर्जा दिया गया था? किसका? राष्ट्रीय उद्यान का। तो किसको दिया गया था? भितरकनिका को। किसको? भितरकनिका को। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में एमपीए का नाम कानूनी दर्ज, आंध्र प्रदेश कोरिंगा अभ्यारण्य, गोवा में चोराओ द्वीप अभ्यारण्य, तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमेरे अभ्यारण्य, ओडिशा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। देखिए बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जिनके गलत उत्तर हमें चुनने होते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत उत्तर है देख लेते हैं। गलत विकल्प कौन सा दिया गया है? भाग 20 में क्या है? भाग 20 में है संविधान का संशोधन, तो ये तो सही है। भाग 25 में क्या है? भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 9 का काम में क्या है? भाग 9 का काम में क्या है? भाग 9 का काम में है नगर पालिकाएँ। क्या है? नगर पालिकाएँ। ये गलत है, इसकी जगह होगा नगर पालिकाएँ। ठीक, नगर पालिकाएँ। और भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अमेरिका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक, अब 6ठी अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं, तो इसमें से और कौन दो राज्य हैं? तो इसमें से कौन कौन दो राज्य हैं? मेघालय और असम। MATM, ये याद रखिएगा। MATM याद रहेगा अगर आपको, तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, M से हो गया मेघालय, A से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, M से हो गया मिजोरम। ये याद रखेंगे तो आपको हमेशा ये प्रश्न याद रहेगा। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान जो किए गए हैं वो MATM में, यानी मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता की थी? तो अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर ने प्रत्यायक कमेटी
क्रेडेंटियल्स कमेटी की जो है अध्यक्षता की थी। ठीक है। प्रारूप समिति की किसने किया था? तो BR अम्बेडकर, नाम जानते ही होंगे। ठीक है, अम्बेडकर। ठीक। और संचालन समिति का किसने किया था? तो संचालन समिति का जो है राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। प्रक्रिया नियम समिति का किसने किया था? तो ये भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, ये भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। और प्रत्यायक समिति का अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने संविधान सभा की प्रत्यायक समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति पूछ रहा है, उसका सदस्य कौन नहीं था? तो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर। ठीक। बाकी KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और N गोपाल स्वामी अयंगर जो है ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ से संबंधित नहीं था? तो ऐसा कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है? तो उसका नाम है कर्नल जेम्स नील। लखनऊ में कौन था? लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउट्रम, सर कोलिन कैम्पबेल और बनारस में कर्नल जेम्स नील थे। ये कहाँ थे? बनारस में। ठीक है, बनारस में। कहाँ थे? बनारस में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस देश को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो किस देश को मिला लिया गया था? तो वो था मणिपुर। ठीक है। 1891 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान मणिपुर को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। पहला कथन क्या कहता है? पहला कथन कहता है डेविड सेटान शिष्टमंडल को सिंध भेजा गया था। बिल्कुल सही है, डेविड सेटान शिष्टमंडल को सिंध भेजा गया था। दूसरा है, डेविड सेटान शिष्टमंडल को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा भेजा गया था। यह भी सही स्टेटमेंट है कि डेविड सेटान शिष्टमंडल को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम के द्वारा भेजा गया था। तीसरा ऑप्शन है, डेविड सेटान शिष्टमंडल को 1809 ईस्वी में भेजा गया था। बिल्कुल सही आंसर है, डेविड सेटान शिष्टमंडल को 1809 ईस्वी में भेजा गया था। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे इसमें सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प का हमको चयन करना है। हमारा पहला विकल्प है, धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। दूसरा कथन है, धर्म सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। तो पहले कथन के अनुसार धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में कब? कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। तो आत्माराम पांडुरंग की जगह कौन हो जाएंगे? राधाकांत देव। राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा की स्थापना 1830 में कलकत्ता में की गई थी। तो हमारा ऑप्शन बी जो है
हो जाएगा, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो दूसरा हमारा गलत विकल्प है। धर्मसभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही विकल्प है? कौन सही विकल्प है? प्रश्न है कि पहला कथन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में पुणे में की गई थी। तो बिल्कुल सही है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में पुणे में की गई थी। स्टेटमेंट बेस है, पूछा जा सकता है। अगला है, महादेव गोविंद रानाडे, वीजी छिबदोनकर और गोपाल गणेश आगरकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। बिल्कुल सही है यह भी, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही विकल्प का चयन करें। पहला है, इब्राहिम शाह, हाशिया है हिंदी। इब्राहिम साहब शाह, हाशिया है हिंदी। बिल्कुल सही है, इब्राहिम शाह, हाशिया है हिंदी। और बहार उल मवाज और फतवा ए इब्राहिम शाही, ये तीनों जो है, ये दोनों के द्वारा नहीं बल्कि ये दोनों जो है इब्राहिम शाह के द्वारा जो है लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक विख्यात शैली ख्याल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वह सरकी राजवंश का अंतिम शासक भी था? तो ऐसे कौन थे? ऐसे थे हुसैन शाह सरकी। ठीक है, हुसैन शाह सरकी। हालांकि मलिक सरवर ने सरकी राजवंश की नींव रखी थी। मलिक सरवर ने, ठीक है, नींव रखने वाला कौन? मलिक सरवर। मलिक सरवर ने नींव रखी थी सरकी राजवंश की। हुसैन शाह सरकी 1458 से 1505 ईस्वी। 1458 से 1505 ईस्वी। वह सरकी वंश का अंतिम शासक था। इसे गंधर्व की उपाधि दी गई थी। इसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली ख्याल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जामा मस्जिद का निर्माण इसके शासनकाल के दौरान 1470 ईस्वी में किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वूलर झील पर जैनालंका नामक एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण करवाया था? जैनालंका तो किसने करवाया था? करवाया था जैनुअल अबिदीन। जैनुअल अबिदीन 1420 से 1470। 1420 से 1470। इसने वुलर झील पर जैनालंका नामक एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण करवाया था। इसने इस द्वीप पर महलों और मस्जिदों का निर्माण करवाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए थे और उसके शासनकाल के दौरान चिट्टगांव का बंदरगाह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गयासुद्दीन आजम 1390 से 1414। कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन आजम। सुद्दीना नहीं, सुद्दीन है। ठीक है, आजम। कितने तारीख से? तो ये जो है
1390 से 1411 तक ईस्वी तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उड़िया कवि सरला दास ने निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान उड़िया भाषा में महाभारत की रचना की थी? तो किस शासक के दौरान? तो कपिलेंद्र देव के दौरान, कपिलेंद्र देव शासक के दौरान जो है उन्होंने क्या किया था? उड़िया भाषा में महाभारत की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। शेरशाह सूरी के प्रशासन से संबंधित प्रश्न है ये। शेरशाह सूरी आप पढ़ेंगे नहीं? अगर शेरशाह सूरी पढ़े हैं तो आप सही विकल्प का चयन कर लेंगे। तो इसमें से सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान ए विजारत राजस्व और वित्तीय के प्रभारी होते थे। ठीक है, दीवाने विजारत राजस्व और वित्तीय के प्रभारी। दीवाने आरिज कौन होते थे? तो दीवाने आरिज होते थे सैन्य प्रभारी। कौन? सैन्य प्रभारी, ये उल्टा लिखा है। दीवाने रसातल कौन होते थे? वो होते थे विदेश मंत्री। कौन होते थे? विदेश मंत्री। और दीवाने इंसा होते थे संचार मंत्री। कौन होते थे? संचार मंत्री। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बाबर ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को जिहाद घोषित किया था और उस युद्ध की जीत के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? 1527 में। 1527 ईस्वी, फतेहपुर सीकरी के निकट। ठीक है, खानवा की लड़ाई बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा और उसके सहयोगियों के बीच हुई थी। ठीक, बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ इस युद्ध को जिहाद पत्रिका घोषित कर दिया था और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक, जो बोलता हूँ उसको याद भी करते जाइएगा जिससे एग्जाम में आसानी रहे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे तबकात ए अकबरी तारीख अल्फी, तबकात ए अकबरी तारीख अल्फी, इतना बड़ा नाम है, की रचना की थी? तो किसने रचना की थी? तो इसकी रचना की थी इनमें से कोई नहीं। ये जो आप विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसकी रचना किसने की थी वो जानना जरूरी है। तो इसकी रचना की थी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हरनी। तो तबकात ए अकबरी तारीख अल्फी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हरनी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहमनी प्रशासन में प्रांतों के प्रमुख के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रांतों के प्रमुख के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है तरफदार शब्द के लिए, तरफदार शब्द के लिए। ठीक, बहमनी प्रशासन, अमीर कुल, वित्तीय प्रमुख, वजीर अहमद, विदेशी मामले और राजकीय अदालत, सदर जहां, दान एवं न्यायपालिका प्रमुख तरफदार प्रांतों के प्रमुख होते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। चोल ग्राम प्रशासन से संबंधित विषय है, तो सही विकल्प का चयन करना है चारों में से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिरु तरम, कनिष्ठ अधिकारी। ठीक है,
ये चोल ग्राम प्रशासन में जो है सिरुतरम जो है कनिष्ठ अधिकारी को कहा जाता था। ठीक। कन्युदैयार, कन्युदैयार जो है किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था भूस्वामी या किसान, भूस्वामी या किसान। अगला है नेताल, नेताल किसको कहा जाता था? तो नेताल कहा जाता था अनिवार्य श्रम इरिविरपत्तन, ठीक है, संरक्षित व्यापारिक कस्बे यानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। लता के चालुक्य, लता के चालुक्य। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, बारप्पा, घोगी राजा, कीर्ति राजा, वत्स राजा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। संगम युग के बारे में पूछ रहा है, सही मिलान करते हैं। कनातिकन, कनातिकन किसको कहा जाता था? लेखकों का प्रधान होता था, लेखकों का प्रधान होता था। उसके बाद नालाकर, नालाकर उसे कहा जाता था ईख मजदूर को, किसको कहा जाता था? ईख मजदूर को। अब अगला क्या है? अगला है लोनाकर, तो लोनाकर किसको कहा जाता था? नमक निर्माता को। और कोल्लू वनिकन किसको कहा जाता था? हल्के फल के व्यापारी को। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पांड्य शासक को नेडुजेनियल द्वितीय, ठीक। चोल शासक कारिकाल, सही है। चेर शासक उदयनजीराल, यह भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उरायूर में निम्नलिखित में से किस संगम साहित्य का आयोजन किया गया था? उरायूर में किस संगम साहित्य का आयोजन किया गया था? तो उरायूर में जो है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन। 3 संगम साहित्यों में से कोई भी उरायूर में आयोजित नहीं किया गया था। उरायूर जो है चोल साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी? उरायूर जो है चोल की राजधानी थी, चोल की राजधानी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है, बाकी का 35 के बाद से अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी को एक ब्राह्मण और खतीय दप मानदम के रूप में वर्णित किया गया है? तो किसे वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया है नासिक अभिलेख को। किसको? नासिक अभिलेख को। गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में जो है 106 से 130 ईस्वी। नासिक अभिलेख में उन्हें एक ब्राह्मण यानी एक अद्वितीय ब्राह्मण और खतीय दप मानमद, ये क्षत्रियों के अत्याचार और मान को नष्ट करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, तो ये हमारे हो गए आज के हमारे प्रश्न, 35 प्रश्न। अगले वीडियो में 35 से 40 प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब रेगुलर जो है हमारी क्लासेस होंगी, तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं तक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।